साथियों, आज जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, बड़ी अलग तरह का वीडियो बनने जा रहा है ये। और मुझे लगता है कि ऐसी जानकारी आज तक मैंने भी कभी इस दिशा में ना सोचा, ना मैंने कभी इस तरह का कोई वीडियो बनाया, और आप लोग तक भी आज तक कभी कोई ऐसी जानकारी नहीं पहुंची होगी इस तरीके से जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। बहुत अहम, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका और इंग्लैंड में भी अगर किसी की औकात है तो मेरी इस जानकारी की काट लेकर आए और बताए कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को। दरअसल आजकल जो विषय चल रहा है वो चल रहा है कि मदरसे में आतंकवादी। आपको पता है ये सोच कैसे डेवलप हुई कि मदरसे में आतंकवादी कहो, कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं? ये एक बहुत अलग सी कहानी है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले दो तरह के स्कूल चलते थे। एक मदरसा चलता था, दूसरा विद्यापीठ और गुरुकुल। दरअसल पहले तो अल्फाजों को समझ लीजिए। मदरसा एक अरबी अल्फाज है और इसमें जो धार्मिक शिक्षा का केंद्र कहलाता था, यानी स्कूल जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाए उसे बोलते हैं मदरसा, और जहाँ पर हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाए उसको बोलते हैं विद्यापीठ या गुरुकुल, और जहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए, ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएं, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट या मिशनरी। ये जानकारी सबको होना चाहिए। यानी आप ये मत समझिएगा कि कॉन्वेंट है तो वहाँ पर वो बहुत बढ़िया है, नहीं। इंग्लिश में कॉन्वेंट का मतलब होता है, मिशनरी का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा का केंद्र, यानी ईसाई धार्मिक शिक्षा का केंद्र। अब मसला यह आया कि मदरसे को ये क्यों कहा गया, ये पहली बार कैसे वजूद में आई अल्फाज की मदरसे में आतंकवादी। अंग्रेजों ने जब भारत पे कब्जा किया और भारत के लोगों को गुलाम बना लिया, तो उन लोगों ने अपने यहाँ पर अपने कॉन्वेंट और मिशनरी कैंप किए, और अंग्रेजों ने और हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम देशभक्त हिंदुओं ने अंग्रेजों की मुखालफत की और शुरू से जंग शुरू कर दी इनको उखाड़ फेंकने की। तो क्योंकि हुकूमत मुसलमानों से अंग्रेजों ने छीनी थी, मुगलों से, तो सबसे बड़ा विरोध भी मुसलमान ही कर रहे थे। तो जिसको अंग्रेज अपना दोस्त समझते थे उसको तो राय बहादुर और साहब बहादुर और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, और जिसको अपना दुश्मन समझते थे उसको आतंकवादी कहते थे। आतंकवादी का मतलब उग्रवादी, देशद्रोही। जैसे भगत सिंह को अंग्रेजों ने हमेशा आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाकुल्ला खां साहब को, राजगुरु को, सहदेव को, सबको आतंकवादी कहते थे। अब फर्क कैसे मालूम पड़ता था? अंग्रेजों ने देखा कि सबसे बड़ा विरोध तो मुसलमान कर रहे हैं, और मुसलमान मौलवी कर रहे हैं, और मुसलमान स्टूडेंट तलबा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मदरसों पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई करो। तो ये जब बात सामने आई तो आज़ादी की जंग में 50,000 से ज़्यादा मौलवियों ने और मदरसे के छात्रों ने, यानी तलबाओं ने, स्टूडेंट्स ने अंग्रेज़ों के मुखालफत करते हुए फांसी को फंदे को चूमा और अपने गले में डाल लिया। अब अंग्रेज़ के जो दोस्त थे, जो अंग्रेज़ों के दोस्त थे, वो मदरसे के लोगों को आतंकवादी वो भी कहते थे, क्योंकि वो लाठी लेकर और खाकी नेकर पहनकर अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। नहीं, गलत। खाकी नेकर से मेरा मतलब अभी समझिएगा, अंग्रेजों की जो फौज थी, जो पुलिस थी, उसकी वर्दी थी खाकी नेकर और हाथ में लाठी। मैं इसमें डालूंगा वीडियो। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह या भगत सिंह करके जो फिल्में आई हैं उनमें आप देखिए कि जो डायरेक्टर ने फिल्म में अंग्रेजों की पुलिस दिखाई है वो
हाफ पैंट पहने खाकी रंग की। अंग्रेजों के, अब भाई जो आदमी नौकरी दे रहा है सिपाहियों को, वर्दी दे रहा है, तो उन सिपाहियों के लिए अंग्रेज तो पापा हो गए, पिताजी। तो अब अगर पापा किसी को आतंकवादी कह रहे हैं तो बेटा तो अपने आप बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अब धीरे धीरे वो चीज डेवलप होने लगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जिस मदरसे में आतंकवादी बताया जा रहा है, उसी मदरसे ने भारत को अपना पहला राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मदरसे के पढ़े हुए थे। राजा राम मोहन राय, जो उस वक्त के बहुत बड़े समाज सेवक, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। और हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार, जिन्होंने न जाने कितने उपन्यास और किताबें लिख दी, मुंशी प्रेमचंद्र, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। हमारे देश को जिसने मिसाइल युक्त किया, जो पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मदरसे के प्रोडक्ट हैं, वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं। अब मसला ये है कि अंग्रेजों को मदरसे में आतंकवादी दिखते थे, देशद्रोही दिखते थे, और भारतीयों को मदरसे में अंग्रेजों के दुश्मन दिखते थे। जो देशभक्त लोग थे वो जानते थे कि मदरसे में अंग्रेजों के दुश्मन, अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मन और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने वाले लोग और अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग पढ़ते हैं। धीरे धीरे ये विचारधारा डेवलप होती रही। अंग्रेज अपने सिपाहियों को जो खाकी नेकर पहनते थे, उन्होंने ताक में लगा दिया कि मदरसे के जो लोग हैं उनके पीछे लग जाओ, जो आज़ादी के मत वाले उनके पीछे लग जाओ, जो क्रांतिकारी हैं उनके पीछे लग जाओ, मतलब अंग्रेज़ों की नज़र में जो उग्रवादी हैं। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बहुत से अनुषांगिक संगठन बनाए। तो अब अनुषांगिक संगठन जो थे अंग्रेज़ों के, वो सरकार के लिए काम करते थे। तो अब उन संगठन के लोगों को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि मदरसे की अगर यूनिफॉर्म उस ज़माने में चलती थी, जो मदरसे वाले पहनते थे, या जो लोग भारतीय क्रांतिकारी थे उनकी यूनिफॉर्म अलग होती थी, वो लोग अलग लोग थे। तो अंग्रेज़ों ने अपने अनुषांगिक संगठन के लोगों को अपने सिपाहियों जैसी यूनिफॉर्म बना दी कि आप ये पहनिए, पहचान में आ जाएगा कि आप हमारे ही संगठन के लोग हैं। फिर धीरे धीरे मदरसे के लोगों को ये लोग रोक नहीं पाए, और भारत के जो क्रांतिकारी मानसिकता के लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, अंग्रेज उनसे डर गए। भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के बाद, चंद्रशेखर जी को पार्क में गद्दारी से घेरने के बाद, बिस्मिल साहब को फांसी पे चढ़ाने के बाद, अशफाक उल्लाह साहब को फांसी पे चढ़ाने के बाद भी जब हिंदुस्तान में क्रांति का रथ नहीं रुक पाया, तो अंग्रेज़ों ने फिर देश से जाने का मन बनाया कि यहाँ से भागो, वरना यहाँ तो अब कुछ सुरक्षित नहीं है और यहाँ से सब उखाड़ फेंका जाएगा। तो आपको पता है, जब भारत से अंग्रेज़ों ने कूच किया इंग्लैंड की तरफ, ओरिजिनल अंग्रेज, यहाँ वाले नहीं, जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड वाले अंग्रेज थे, पोलैंड वाले, हॉलैंड वाले, जो भी थे, तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उस वक्त हमारे भारत की आबादी थी लगभग 39 करोड़, लगभग 39 करोड़ CR, और जो अंग्रेज यहाँ से गए थे उनकी तादाद 1 लाख कुछ हज़ार थी। यानी आप 1,15,000, 10,000 मान लीजिए। अब 1,10,000, 15,000 अंग्रेज 39 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुकूमत कैसे कर रहा था? हिंदुस्तान के गद्दारों की वजह से। जो भारत के गद्दार उनसे मिल गए थे और उनकी दी हुई वर्दी पहनते थे, यानी हाथ में लाठी लेते थे या बंदूक लेते थे, और खाकी नेकर पहनकर उनके सिपाही जो सड़कों पर क्रांतिकारियों की ताक में, शिकार की ताक में लगे रहते थे, उनकी वजह से। वरना आप सोचिए कि 39 करोड़ पर 1 लाख आदमी कैसे राज कर सकता है? नहीं कर सकता।
फिर देश आज़ाद हो गया। लेकिन उन्होंने कसम ली थी अपने लोगों से, अपने सिपाहियों से जिनको वो तनख्वाह देते थे, और ये कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं ये कहते रहना, ये कहते रहना। तो पापा कह के गए थे, तो पापा की बात कैसे टाली जा सकती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त जो भी क्रांतिकारी दल, संगठन, पार्टीज जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान जंग में उतरी हुई थीं और अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना चाह रही थीं, उनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, बहुत से लोग थे। वो लोग मुसलमानों और आपस में सब मिलकर काम कर रहे थे। तो जब अंग्रेज़ों के जाने के बाद सरकार क्रांतिकारियों के हाथ में आई, देश के लिए लड़ने वालों के हाथ में आई, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी थे, उनको पता था मदरसों का योगदान क्या है और कैसे मदरसे काम करते हैं, और कैसे मदरसों ने अपना योगदान दिया अंग्रेज़ों से लड़ने में, और कैसे मदरसों के मौलवियों ने और बच्चों ने फांसी के फंदे को चूमकर अपने गलों में डाल लिया, कैसे मदरसे के बच्चों ने अपने और मदरसे के मौलवियों ने अपने देश के लिए जानें दी हैं, वो जानते थे। जो सरकार आज़ादी के बाद आई, 1947 के बाद जो वजूद में आई, तो उन्होंने कभी मदरसों पे ना आक्षेप लगाया, ना उंगली उठाई, ना आरोप लगाया, ना ब्लेम लगाया, बल्कि मदरसों के योगदान को जानते हुए उन्होंने मदरसों पे हाथ रखा कि नहीं, आपने भी उतना ही योगदान दिया है देश की आज़ादी में जितना बाकी लोगों का है। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और उन पार्टियों में वो जो सिपाही थे अंग्रेज़ों के, वो जो वर्दी पहनते थे, समझ गया ना आप लोग, वो वर्दी वाले सिपाही धीरे धीरे अपनी वर्दी बदल के उन पार्टियों में घुसने लगे जो पार्टीज हुकूमत में थी, वो दल हुकूमत में थे। फिर उन्होंने अपनी मानसिकता को फिर से उजागर किया जो पापा बता गए थे कि मदरसे के ऊपर कभी मौका मिल जाए तो हमला कर देना, आतंकवादी, उग्रवादी। और फिर धीरे धीरे कर कर जब देश में उसी मानसिकता की सरकार आई, यानी जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और अंग्रेजों की तनख्वाह पे काम करते थे, फिर धीरे धीरे जब वो पावर में आने लगे तो वही मानसिकता डेवलप होने लगी कि मदरसे में आतंकवादी। अगर अभी आतंकवादी गिनाने पर आ जाएंगे तो महात्मा गांधी के खिलाफ जिस आदमी ने हथियार उठा के उन पर गोली चलाई वो किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ था। आप सोचिए, जो लोग आज हिंदू और मुसलमान को अलग करते हैं उनकी मानसिकता बताऊं क्या है। भगत सिंह ने जिस वक्त देश में आज़ादी की कमान संभाली तो भगत सिंह जी अपने साथियों के साथ मंचन करते थे, सड़कों पर नाट्य कंपनी चलाते थे, गाने गाते थे। तो जब उनकी रिपोर्ट अंग्रेज अफसर के पास पहुंची तो उनका एक सिपाही बुलाया गया जो खाकी नेकर पहने खड़ा था उनके सामने। उसने पट से सल्यूट मारा अंग्रेज सिपाही को। तो सिपाही ने कहा कि साहब वो भगत सिंह नाम है एक। तो कहेंगे, अंग्रेज अफसर ने कहा क्या करता है? तो कहने लगे साहब वो नाटक कंपनी चलाता है, नाटक करता है, गाने गाता है, पर्चे बांटता है। कहने और क्या करता है? कहने और वो पब्लिक को, जनता को जागरूक करता है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है, एके की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। अंग्रेज अफसर घबरा गया। उसने कहा गिरफ्तार करो फौरन उसको, फौरन गिरफ्तार करो उसको, किसी भी तरह से गिरफ्तार करो। तो सिपाही ने पूछा कि साहब उसने कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया, अभी वो मारता हरता नहीं किसी को, वो सिर्फ एके की बात करता है। कहने यही उसका अपराध है। अगर वो सब एके की बात करेगा तो हमारी हुकूमत कैसे चलेगी? कैसे चलेगी मेरी हुकूमत?
इतना सुनते ही सिपाहियों ने एक प्लान बनाया और जहां पर भगत सिंह अपनी मंडली के साथ एकता का पैगाम दे रहे थे, वो गाना बजा रहे थे, वहां बम फोड़ा गया और बम फोड़ के झूठे इल्जाम में भगत सिंह को, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर भगत सिंह की कहानी तो आप सबको पता है। लेकिन भगत सिंह को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था, इसलिए अरेस्ट किया गया था, उनके खिलाफ सरकार इसलिए थी कि वो हिंदू और मुसलमान की यूनिटी की बात करते हुए प्रचार कर रहे थे। और अंग्रेज जानते थे कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए, एक गठबंधन में आ गए, तो जो सरकार 50 साल चलना है वो 5 साल में ही गिर जाएगी और भागना पड़ेगा। तो आज उस वक्त अंग्रेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खिलाफ थे। आज कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को एक मत होने दो? तो पैटर्न कहां से आया है? किसने ये पैटर्न दिया था देश में? क्यों दिया था ये पैटर्न देश में? इस बात को जानकारी होना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनने के बाद जो भी मैं बोला हूं, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया और मेरा वीडियो को गलत साबित कर दे कि इसमें यह बात गलत है, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बात गलत साबित कर दी जाए इस वीडियो में। अगर किसी को चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकता है, हिम्मत है तो चैलेंज करके दिखाओ।